हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th मैटर इन अ सराउंडिंग के इंडेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइज पार्ट बहुत डिटेल में समझा था। तो आइए अपनी नई वीडियो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स क्वेश्चन के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं इतने अच्छे इंडेक्स क्वेश्चन के आंसर्स लाया हूँ कि एक बार पढ़ लिए और समझ लिए तो भूलने का तो नाम ही मत लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला तो बहुत सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आ मैटर। मैटर कौन सा इनमें से? मैटर क्या होता है हमारा कि जिस भी ऑब्जेक्ट में मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे मैटर कहते हैं। ये तो हमारी बेसिक सी डेफिनेशन में हमने 6th 7th 8th में भी पढ़ रखी होगी। तो चेयर हमारा मैटर है क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। इसे चेयर को कहीं रख दो तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और इसका मास भी है। एयर है, एयर भी हमारा मैटर है कि एयर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना एयर के, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अब ये लव है, लव तो एक फीलिंग है तो ये तो हो ही नहीं सकता। स्मेल सूंघना, तो स्मेल हमारा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? नहीं कर रहा। हेट मतलब नफरत, ये हमारी एक फीलिंग है। एलमंड्स मतलब बादाम, तो बादाम को रख दो तो वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। थॉट मतलब सोचना, ये हमारा विचार है। विचार को स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दिमाग में तो कर रहा है लेकिन दिमाग का नहीं लेना। जो जैसे पेन है, पेन स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसका मास है, तो ये होती है हमारी मैटर। कोल्ड ये भी नहीं है। लेमन क्या होता है हमारा? नींबू, वो भाई स्पेस ऑक्यूपाई करता है? हाँ करता है। वाटर भी करता है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, देखो स्मेल तो नहीं है, परफ्यूम भी हमारी एयर में उसके पार्टिकल्स होते हैं, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया चेयर, एयर, एलमंड्स, लेमन, वाटर और स्मेल ऑफ परफ्यूम। देखो कितना आसान था। अगला क्वेश्चन है हमारा गिव रीजंस का। देखो स्मेल ऑफ हॉट डिजलिंग नहीं, यहाँ पे सिजलिंग है। स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches you several meter away, but to get the smell of from cold food you have to go close। देखो जब भी आपके घर में गरम गरम खाना बना हुआ होता है या बन रहा होता है तो आप दूर भी बैठोगे ना तो आपको स्मेल आने लग जाएगी कि आज तो वो बनना है, कि आज तो वो बनना है। लेकिन जब खाना ठंडा हो जाता है तो हम उसके पास जाके इसकी स्मेल सूंघनी पड़ती है, यानी कि उसमें स्मेल आती नहीं है। तो ऐसा क्या होता है जब खाना बन रहा होता है, जब खाना गरम गरम होता है तो उसकी स्मेल इतनी दूर तक कैसे आ जाती है? आंसर देखो, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर अवे बिकॉज हीट मेक्स द स्मेल पार्टिकल मूव फास्टर। देखो जब जो पार्टिकल्स हीट होती है ना गरम गरम खाने में, तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में जल्दी जल्दी मूव करते हैं क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है and spread quickly through the air. In contrast, cold food doesn't release particles as actively। जो जितनी एक्टिवली जो हॉट फूड निकालता है अपने पार्टिकल्स, उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो कोल्ड फूड में इतने एक्टिव पार्टिकल्स नहीं होते। सो यू हैव टू गो क्लोज टू स्मेल इट। देखा कितना आसान था। इस वजह से हमें पास जाना पड़ता है कोल्ड फूड के स्मेल करने के लिए। अगला है अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू अ वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। जो डाइवर है वो पानी में कैसे तैर पाता है? देखो कोई सॉलिड चीज़ होगी उसमें तो वो तैर नहीं पाएगा। पानी में क्या होता है ऐसा कि पानी में वो फ्लो कर जाता है, तैर पाता है, पानी को काट पाता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो आइए इसका आंसर देते हैं। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर बिकॉज वाटर इज लिक्विड, क्योंकि वाटर लिक्विड है एंड लिक्विड पार्टिकल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड। जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो टाइटली पैक्ड नहीं होते, और जबकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत टाइट पैक होते हैं, है ना। इस वजह से दे हैव स्मॉल स्पेसेस बिटवीन देम, उनके जो पार्टिकल्स हैं उनमें छोटी छोटी स्मॉल स्पेसेस होती हैं उनके बीच में, बिटवीन देम, एंड कैन मूव अराउंड। और जो स्पेसेस होती हैं वो मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो आपस में मूव करते हैं क्योंकि वो होता है लिक्विड में। लिक्विड के पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, और गैसेस होती हैं उनके पार्टिकल्स तो और फ्रीली मूव करते हैं। यहाँ पे लिक्विड की बात कर रही है। दिस अलाउज डाइवर टू मूव थ्रू द वाटर ईजिली। तो यही इसी वजह से जो डाइवर है वो वाटर में ईजिली मूव कर पाता है क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। शोइंग डेट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो इससे हम इस ऑब्जर्वेशन से क्या शो हो रहा है? इस ऑब्जर्वेशन से यह शो हो रहा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनमें स्पेस होती है एंड कैन फ्लो इन लिक्विड, और वो लिक्विड में फ्लो कर पाते हैं। देखा कुछ हार्ड था इस क्वेश्चन में? कुछ भी हार्ड नहीं था।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब मैटर की 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो क्या क्या है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखो ये तो मैंने पहले ही प्रूव कर दिया था कि जो सॉलिड होती है उनमें बहुत कम स्पेस होती है, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा होती हैं और गैसेस में सबसे ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे हम इससे समय होती तो हैं, लेकिन सॉलिड में कम, उससे ज़्यादा लिक्विड में, उससे भी ज़्यादा गैस में, तो होती तो है सब में। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनमें स्पेस होती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ये भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक है। और पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आया। देखो ये हमारे पेज नंबर 3 के तो खत्म हो गए 4 क्वेश्चन से। अब पेज नंबर 6 में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। द मास पर यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस हम उसे डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारा, मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्या बोला है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे कम डेंसिटी किस में है, फिर उससे ज़्यादा डेंसिटी किस में। डेंसिटी मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है ना उसके पार्टिकल्स कितने टाइटली पैक्ड हैं। हाँ, तो वो होती है डेंसिटी। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, और वॉल्यूम भी उसमें वो होता है। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज मतलब जो गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं चिमनीज में से। गैसेस देख के समझ गए कि गैसेस में सबसे ज़्यादा डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी होती है, तो यहाँ पे सबसे कम डेंसिटी गैसेस में होती है। तो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, जो चिमनीज में निकलने वाली गैसेस हैं, तो वो पहले नंबर पे आएगी क्योंकि सबसे कम उसमें ही है। और कॉटन उससे भी ज़्यादा, कॉटन उससे भी ज़्यादा डेंस होती हैं। अब जो वाटर होता है, वाटर उससे भी, कॉटन से भी ज़्यादा डेंस होता है। अब हनी होता है, हनी तो वाटर से ज़्यादा है, हनी तो बहुत गाढ़ा होता है, तो वो वाटर से भी ज़्यादा डेंस हुआ। और हनी के बाद चौक, चौक के तो भाई चौक मान के चलो ये चौक है, तो चौक तो ये तो सबसे ज़्यादा डेंस है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं इन टाइटली पैक्ड हैं, तो ये हमारी चौक आ जाएगी उसके बाद। और उसके बाद क्या है, आयरन। आयरन तो हमारा सबसे ज़्यादा है। तो मतलब एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, फिर उससे ज़्यादा कॉटन, फिर उससे ज़्यादा वाटर, फिर हनी, फिर चौक, फिर आयरन। ये हो गई। इसी पेज पे अगला क्वेश्चन है, टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में हमें डिफरेंसेस पता लगाने हैं। देखो 3 तरह के पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आइए ये बनाइए मैंने टेबल। तो पहले देखते हैं सॉलिड, फिर देखेंगे लिक्विड, फिर देखेंगे गैस। सॉलिड की अगर शेप की बात करें तो सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स्ड है। जैसे कि ये है पेन है, इसकी जो शेप है वो फिक्स है, तो यहाँ पे फिक्स्ड शेप है। लिक्विड की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। अगर पानी है, पानी को कहीं भी फैला दो उसकी कोई फिक्स शेप होगी, नहीं होगी। गैस है, गैस की भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। अब देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम में फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, सॉलिड का तो फिक्स वॉल्यूम होता है, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, है ना, तो इसका फिक्स वॉल्यूम है। लिक्विड का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जैसे कि 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, तो उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है ना। गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि अगर हम उसे कंप्रेस करेंगे गैस को, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा। तो गैस का कोई वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता। अब देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी। देखो सॉलिड कंप्रेस हो रही है, पेन कंप्रेस हो रही है, बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं हो रही। लिक्विड स्लाइटली कंप्रेसिबल होती है, मतलब सॉलिड से कम होती है कंप्रेसिबल। सॉलिड तो होती ही नहीं है कंप्रेसिबल, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। और जो गैस होती है वो हाई कंप्रेसिबल होती है। ये गैस है, गैस कंप्रेस हो रही है, कितनी हाथ में भी नहीं आ रही। पार्टिकल्स अरेंजमेंट। अब पार्टिकल्स अरेंजमेंट मतलब कि पार्टिकल्स सॉलिड के कैसे अरेंज्ड हैं, लिक्विड के कैसे अरेंज्ड हैं, गैस के कैसे अरेंज्ड हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड। और जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो लेस टाइटली पैक्ड होते हैं। और जो गैस होती है उसके तो वेरी लूज पार्टिकल होते हैं, घूमते हैं बहुत। ये पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, घूमते घूमते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, वेरी लूज होते हैं। अब अगला है फ्लो, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी, सॉलिड में फ्लूइडिटी है, ये पेन फ्लो कर पाएगी। फ्लो मतलब पानी के ऊपर तो कर जाएगी, लेकिन ये फ्लो है, फ्लो कर पाएगी पेन, नहीं कर पाएगी। लिक्विड तो आसानी से फ्लो कर जाती हैं, फ्लो एंड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। और गैस तो हमारी भाई हर एक डायरेक्शन में फ्लो और स्प्रेड कर पाएगी। जैसे परफ्यूम है, उसे हमने लगा दिया रूम में, तो पूरे जैसे अपने ऊपर लगाया पूरे रूम में उसकी स्मेल फैल जाएगी। अब अगला है फोर्स ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस मतलब उनके जो पार्टिकल्स हैं, जैसे एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल देखो ये जैसे ये 4 पार्टिकल हैं, इनके बीच में स्पेस कितनी होती है, ये एग्जांपल लिया है। इनके बीच की स्पेस बहुत कम होती है, किसमें, सॉलिड में। और मॉडरेट मतलब बीच की होती है लिक्विड में। और जो सबसे ज़्यादा स्पेस होती है वो होती है, वेरी लार्ज होती है, गैस में। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके पार्टिकल्स में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सॉलिड में, तभी तो ये बिल्कुल एकदम से एक सॉलिड है, हाईली टाइटली
पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं इनके, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, तभी तो वो कंप्रेस नहीं हो पाता। और जो लिक्विड होता है उसमें मॉडरेट होता है, और जो गैस होता है उसमें तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाम की चीज़ ही नहीं है, मतलब है लेकिन बहुत वेरी वीक, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अ गैस फिल कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। ये आपको याद हो जाएंगे 7 के 7 वो हैं डिफरेंसेस, बहुत ही आसान डिफरेंसेस हैं, सारे डिटेल में समझा दिए हैं, ठीक है। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। किसी भी मतलब वेसल मतलब बर्तन ले लो या किसी पैक्ड जो मतलब चारों तरफ से बंद हो, तो वो गैस है उसमें कम्प्लीटली फिल कैसे हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं अ गैस फिल कम्प्लीटली द वेसल कम्प्लीटली बिकॉज इट पार्टिकल्स मूव फ्रीली। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं एंड स्प्रेड आउट टू ऑक्यूपाई, जितनी भी स्पेस है ना उस वेसल के अंदर उसको पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। तो कैसे लिखेंगे, अ गैस फिल द वेसल कम्प्लीटली बिकॉज इट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड स्प्रेड आउट टू ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, जितनी भी स्पेस अवेलेबल है उसे ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अगला पार्ट देखते हैं अपना। अगला पार्ट थोड़ा ध्यान से समझना। अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जैसे ये कंटेनर है, ये कंटेनर मान लो से ये कंटेनर है, इसकी जो वॉल्स हैं, यहाँ पे हमारी पूरी गैस फिल है, गैस फिल है, गैस फिल है, इसकी वॉल्स पे जो वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, जितनी भी गैस के पार्टिकल्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी वॉल ऑफ कंटेनर की, इनकी दीवारों पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर बिकॉज गैस पार्टिकल्स मूव रैपिडली। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो रैपिडली मूव करते हैं, तभी तो उनके बीच की जो इंटरमोलिकुलर स्पेसिस होती है वो बहुत लेस कहते हैं हम। हाँ, तो बिकॉज गैस पार्टिकल मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन में जितनी भी चारों डायरेक्शनों में रैपिडली मूव करेंगी। व्हेन दीज पार्टिकल, जब दीज पार्टिकल ये कोलाइड मतलब हिट करेंगी वॉल ऑफ कंटेनर को, वॉल्स दे अप्लाई फोर्स ऑफ देम। जब भी ये इनसे कोलाइड होंगी जाके हिट करेंगी इन्हें, तो ये दे एक्सर्ट फोर्स ऑन देम। तो यहाँ पे वॉल्स दे अप्लाई फोर्स ऑन देम, जो कंटेनर की वॉल है उन पे फोर्स अप्लाई करेंगी। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी पार्ट था हमारा। अ वुडन टेबल हैव डेफिनेट शेप एंड साइज एंड इट्स इज ड्यू टू टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन क्या था हमारा, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। वुडन टेबल को सॉलिड कहा जा सकता है, हाँ कहा जा सकता है। अ वुडन टेबल हैव द डेफिनेट शेप, क्यों कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी डेफिनेट शेप होती है और साइज होता है। एंड इट इज़ ड्यू टू, क्यों होता है, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। और हाँ, अभी मेरा सेकंड क्वेश्चन था ना, उसका बी पार्ट रह गया है, वो भी थर्ड क्वेश्चन करवा दूँ पूरा, फिर वो वाला पार्ट कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन है डी वाला, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। वी कैन ईजिली मूव आर हैंड इन एयर। देखो ये हमारा एयर है, एयर में हम आसानी से अपना हैंड मूव कर पा रहे हैं, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। लेकिन देखो एयर में तो हम आसानी से कर पा रहे हैं, लेकिन अगर सॉलिड ब्लॉक पे अपना हाथ मूव करवाना है तो हमें अपना कराटे एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। जो कराटे में एक्सपर्ट हो वही तो सॉलिड ब्लॉक को आसानी से तोड़ के अपना हैंड मूव कर पाएगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम एयर में कर पाते हैं, सॉलिड में क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वी कैन मूव आवर हैंड थ्रू एयर बिकॉज एयर पार्टिकल्स आर फार अपार्ट। जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इस वजह से हम उनमें से हैंड मूव कर पाते हैं अपना, एंड मूव फ्रीली। और जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो मूव फ्रीली एंड ऑफर लिटिल रजिस्टेंस, उनका रजिस्टेंस होता है वो भी बहुत कम होता है। बट अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड हैज़ टाइटली पार्टिकल्स पैक्ड टाइटली टुगेदर। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, सो इट रजिस्ट मोशन और मूवमेंट। समझ में आया, बहुत आसान है। हमारा क्या था, क्या पूछा था इसमें, कि हम अपना हाथ एयर में आसानी से मूव कर लेते हैं, लेकिन सॉलिड में क्यों नहीं कर पाते। सॉलिड में हमें कराटे एक्सपर्ट क्यों चाहिए होता है, इसलिए चाहिए होता है क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर पाते हैं, उसमें हम फ्रीली मूव करते हैं, उनमें लिटिल रेजिस्टेंस होता है। लेकिन सॉलिड ब्लॉक है, उसमें उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, और उनका जो रजिस्ट ऑफ मोशन है, मूवमेंट है, वो भी बहुत हार्ड होता है। समझ में आया क्वेश्चन। अगला पार्ट देखते हैं। सॉरी, ये पार्ट तो खत्म हो गए, थर्ड का वो सेकंड का बी पार्ट रह गया था, वो समझते हैं पहले।
ये जो सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट था हमारा गलती से छूट गया है, अभी से सॉल्व करते हैं, सॉल्व नहीं वो समझते हैं। जो बी पार्ट है उसमें पहले डेफिनेशन दी है, हमें बहुत सारी डेफिनेशन दी है, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी और लास्ट में डेंसिटी। ठीक है, अब इसे समझते हैं। पहले क्या है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब क्या होता है? रिजिडिटी मीन्स द इनएबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो और चेंज इट्स शेप। इट शो हाउ फर्म एंड स्टीफ द मटेरियल इज। रिजिडिटी मतलब होता है वो मटेरियल, कोई भी मटेरियल वो कितना रिजिड है, कितना फर्म है, कितना स्टिफ है, और वो जो सब्सटेंस है वो फ्लो नहीं करना चाहिए, और जो उसकी शेप है वो भी इजीली चेंज नहीं होती। तो वही तो होता है हमारा रिजिडिटी। जैसे लिक्विड है, लिक्विड को अगर हम वाटर है, वाटर को कहीं भी फैलाएंगे वो शेप चेंज हो जाएगी और वो फ्लो हो जाएगी। लेकिन रिजिडिटी मतलब वो फर्म है, वो एक ही जगह स्टिफ खड़ा है, वो सब्सटेंस बहुत रिजिड है, जैसे कि सॉलिड। तो ये होता है हमारा रिजिडिटी। अगला है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेसिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट वॉल्यूम कैन बी डिक्रीजेस व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। कंप्रेसिबिलिटी मतलब देखो, सॉलिड लिक्विड गैस में अलग अलग कंप्रेसिबिलिटी होती है। जो सॉलिड होता है वो तो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है, जो लिक्विड होता है वो स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है, मतलब कंप्रेस किया जा सकता है, और जो एयर होता है, एयर जो गैस होती है हमारी, वो तो हाईली कंप्रेसिबल होती है। वो इसका मतलब है जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स है, जैसे पेन है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स में लगा रहा हूँ तो ये क्या कंप्रेस हो रही है? देखो कितनी फोर्स लगा ली, कंप्रेस बिल्कुल भी नहीं हो रही। अब वॉल्यूम कैसे डिक्रीज नहीं होता? वॉल्यूम कैसे डिक्रीज होता है कंप्रेसिबिलिटी में? देखो, एयर को हम कंप्रेस करते हैं, मैंने गैस वाले एग्जांपल में बताया था, जितना कंप्रेस करोगे, जैसे कि एयर गैस है हमारी, उसे हमने कंप्रेस कर लिया, वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, तो उसका जो वॉल्यूम हो जाता है ना, जैसे कि हमने बहुत सारी यहाँ पे गैस को कंप्रेस करके एक सिलेंडर में स्टोर कर लिया, एलपीजी सिलेंडर जो हमारे घर में यूज़ होता है कुकिंग के लिए, तो फिर है ना जो उसका वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो कंप्रेसिबिलिटी में ये लिखना है, कंप्रेसिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट वॉल्यूम कैन बी डिक्रीज व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है। अब फ्लूइडिटी क्या होता है? फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करना। फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, कि वो सब्सटेंस कितना फ्लो कर पा रहा है। अब जो लिक्विड होता है वो तो आसानी से फ्लो कर जाता है, गैस होती है वो तो आसानी से स्प्रेड कर पाती है, फ्लो कर पाती है। तो ये लिखना है हमारा, फ्लूइडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस डेट अलाउज इट टू फ्लो इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। जैसे हमने पानी पिलाया, पानी यहाँ से फैलता फैलता फ्लो करता हुआ यहाँ तक चले गया, मान के चलो, है ना। तो ये होती है हमारी फ्लूइडिटी। और गैस होती है वो तो बहुत ही फ्लूइडिटी होती है, मतलब वो बहुत फ्लो कर पाती है, पूरी स्प्रेड हो जाती है। अगला है फिलिंग अ गैस कंटेनर, है ना। कंटेनर में गैस कैसे फिल हो जाती है? फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर। गैस क्यों फिल हो जाती है कंटेनर में? क्योंकि गैस हैव पार्टिकल्स, गैसेस है पार्टिकल विच वाइब्रेट रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर पाते हैं और वो ऑल डायरेक्शन में रैंडमली वाइब्रेट करती हैं, तो द गैस कैन फिल द कंटेनर। इसी वजह से गैस है वो पूरे कंटेनर को, जितनी भी कंटेनर में स्पेस है ना, उसे ऑक्यूपाई कर लेती है। अब अगला शेप। सॉलिड है मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड डेफिनेट शेप। जो सॉलिड शेप भी अलग अलग होती हैं, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की। जो लिक्विड होता है उसकी तो कोई शेप ही नहीं होती, शेप तो होती है लेकिन कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, गैस की भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती अपनी। अब शेप की बात करें तो सॉलिड है मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो हमें पता है सॉलिड के पास मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, मतलब जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है ना वो बहुत कम होती है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो सॉलिड है मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड डेफिनेट शेप, इस वजह से उनकी डेफिनेट शेप होती है। वे आर लिक्विड एंड गैसेस टेक द शेप ऑफ कंटेनर। अगर गैस को कंटेनर में भरो तो पूरी कंटेनर की शेप ले लेगी, अगर पानी को कंटेनर में भरो तो ये भी पानी भी पूरे कंटेनर की शेप ले लेगा, इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। अगला है हमारा काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोसेस्ड बाय द पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। देखो जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी ना ऑब्जेक्ट में, उतने ही फास्टली उसके पार्टिकल्स एयर में आसानी से स्प्रेड कर पाएंगे। जैसे हमारा खाना था गरम गरम, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी,
तो उसके जो पार्टिकल्स है वो आसानी से मूव करके हमारे पास कितना भी दूर डिस्टेंस हो, इतना भी नहीं, मतलब जितना भी थोड़ा बहुत दूर डिस्टेंस हो वहाँ तक उसकी स्मेल पहुँच जाती है। तो ये तो होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस वाइब्रेट रैंडम एज दे हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जो गैसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट रैंडमली करते हैं तो उन पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। समझ में आया? अगला डेंसिटी। डेंसिटी तो हमें पता है, डेंसिटी इज द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट। ये वाली ज़्यादा सही रहेगी। डेंसिटी इज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब उसका जो मास है वो जितना टाइटली पैक्ड है उतना ही वो डेंस है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। बस इतना ही सही है, इतना ही सही है। तो ये हमारा लेफ्ट क्वेश्चन था, सेकंड का बी। ये भी हमने कर लिया। थर्ड वाला क्वेश्चन इससे पहले बता दिया था, उसके 4 पार्ट थे, वो चारों हमने अच्छे से सॉल्व करे थे। अब इस पेज का फोर्थ वाला क्वेश्चन रह गया है बस। फोर्थ है, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। जब डिफरेंस हमने देखे थे सॉलिड लिक्विड गैस के, तो मैंने बताया था जो सॉलिड होता है वो सबसे ज़्यादा डेंस होता है, उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और जो लिक्विड होता है उसकी उससे थोड़ी कम होती है, और जो गैस होता है उसकी सबसे कम होती है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो आइस है वो तो सॉलिड है, और जो वाटर है वो क्या हमारा लिक्विड है। तो यहाँ पे आइस की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए था उससे। समझ पाए मेरी बात को? तो फिर जब हम जैसे ठंडा पानी पीना होता है और पानी होता है गर्म, उसमें क्या है, बर्फ़ डाल लेते हैं। जो बर्फ़ है, आइस है, वो उसके ऊपर फ्लो करती है। तो जब आइस की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो कैसे फ्लो कर पा रही है लिक्विड के ऊपर? ये आइस और वाटर का केस है। अब समझना इससे क्या हुआ। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट इज़ लेस डेंस। अब इसमें उल्टा है, जो आइस है उसका जो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर क्यों कर पाती है फ्लो? क्योंकि वो लेस डेंस होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है देन लिक्विड वाटर। वैन वाटर फ्रीजेस। अब क्यों होता है ऐसा? जब वाटर फ्रीज होता है, फ्रीज होकर तो आइस बनेगी, जब वाटर फ्रीज होता है इट्स पार्टिकल अरेंज इन वे डेट क्रिएट मोर स्पेसेस बिटवीन देम। अब देखो, लिक्विड के पार्टिकल्स में सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होती थी, उनके जो पार्टिकल है स्पेस मतलब स्पेस में होते थे ज़्यादा, उनके बीच में ज़्यादा स्पेस होती थी। लेकिन जब लिक्विड से आइस बनती है, खाली इस केस में लिक्विड से जब आइस बनती है तो आइस में ज़्यादा, लिक्विड से भी ज़्यादा स्पेस हो जाती है उनके पार्टिकल्स में, और जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतना ही ऑब्जेक्ट लेस डेंस होगा, उतनी ही उसकी डेंसिटी कम होगी। तो क्या है, मेकिंग आइस लाइटर एंड लेस डेंस, दिस इज वाई आइस फ्लोट्स। तो देखा कितने अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन। एक बार रिवाइज करो, क्या बोला था? आइस क्यों फ्लोट कर पाती है वाटर में? क्योंकि जब आइस फ्रीज हो रही होती है, वाटर फ्रीज हो रहा होता है, तो उसके पार्टिकल अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं कि उनके बीच में स्पेस आ जाती है लिक्विड से भी ज़्यादा। दिस इज़ वाई आइस फ्लोट्स, क्योंकि वो लेस डेंस होती है। अब पेज नंबर 9 पे भी कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस में? क्या फिजिकल स्टेट होता है वाटर का? 250 डिग्री सेल्सियस। देखो हमारा टेम्परेचर मैक्सिमम कितना होगा? 35 डिग्री, 40 तक मैक्सिमम मान लो, है ना? तो उसमें इतनी गर्मी होती है, और 250 डिग्री सेल्सियस में तो भाई भाप बनने लग जाएगी, गैसेस स्टेट में आ जाएगी। तो यहाँ पे गैसेस स्टेट आ जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे गैसेस स्टेट भी होती है, लिक्विड स्टेट भी होती है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस ऐसा सेल्सियस है जिससे लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में जाना कन्वर्ट होना लग जाता है। एक केस था हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड भी होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस भी होता है। वो था हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसमें स्टेट चेंज हो रही होती है, लिक्विड से गैसियस में जा रहा होता है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो ये वही वाला है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा गैस भी है और लिक्विड भी है। थर्ड है अपना, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट? जैसे कि मैंने बताया, जब स्टेट चेंज हो रही होती है, जब 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा होता है, उसका टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज होता है? वाई डज द टेम्परेचर रिमेन सेम? देखो ये वाला तो कांस्टेंट, ये वाला तो मैंने बताया अभी वेपराइजेशन वाला। एक होता है हमारा फ्यूज़न वाला, उसमें 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारी आइस बनना शुरू हो जाती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर भी होता है, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस भी होती है। तो ये होती है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब इसमें बोला है कि टेम्परेचर तो सेम है, 100 डिग्री सेल्सियस का 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसकी स्टेट क्यों चेंज हो रही है? टेम्परेचर क्यों सेम है? तो ये लिखना है, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है बिकॉज द हीट एनर्जी सप्लाइड इज यूज टू ब्रेक और फॉर्म द बॉन्ड्स बिटवीन पार्टिकल्स। अब देखो मान के चलो, ये है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर,
जब इस फ्रीज़ कर रहे हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी है हमारी, आइस, यहाँ पे आइस लिख दो, ठीक है। अभी समझना, ये जो वाटर है, वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस का है, आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस की है। जब वाटर आइस में जा रहा है, आइस तो हमारी और ज़्यादा सेल्सियस की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ से तो आइस बनना शुरू हो रही है हमारी, इस ये टेम्परेचर ऐसा आ जाता है 0 डिग्री। यहाँ से आइस बनने की शुरुआत होती है, बर्फ़ बनने की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे क्या बोला है, स्टेट चेंज हो रही है लेकिन हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और जैसे कि यहाँ पे आइस है और आइस से वाटर में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे तो बॉन्ड बन रहा है, वाटर से आइस में जा रहा है तो फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है। और जब आइस से वाटर में जा रहे हैं तो जो इनके बीच के बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तब तो वो वाटर में बनना है, लेकिन हमारा टेम्परेचर सेम है, स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज है। तो यही तो है, बिकॉज द हीट एनर्जी सप्लाइड इज यूज टू ब्रेक और फॉर्म द बॉन्ड बिटवीन पार्टिकल्स, नॉट टू इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, उनके बीच की वो गैसेस, जैसे कि हमारा स्टेट चेंज हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट भी 2 तरह की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगला क्वेश्चन देखो, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। यहाँ पे गैसेस बोला है, एटमॉस्फेरिक गैसेस, और लिक्विफाई मतलब एटमॉस्फेरिक गैसेस को कैसे हम लिक्विड में कन्वर्ट करें। तो एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विडिफाइड बाय कूलिंग करेंगे। जब गैस है, ये गैस है, जैसे कि गैस है, तो उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कूल करेंगे तभी जाके वो लिक्विड में हो पाएगा, है ना। तो एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विडिफाइड बाय कूलिंग देम टू वेरी लो टेम्परेचर। हमें बहुत लो टेम्परेचर करना है, लो टेम्परेचर होगा तभी तो कूल होगा, और हाई टेम्परेचर होगा तो बहुत गर्म हो जाएगा। तो लो टेम्परेचर पे लाना है एंड अप्लाइंग हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर लगाना है, लो टेम्परेचर और अप्लाइंग हाई प्रेशर, प्रेशर उल्टा होता है। तो दिस रिड्यूसेस द काइनेटिक एनर्जी, जो उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी है, जितना उसका टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाएगा ऑफ गैस पार्टिकल, एंड ब्रिंग देम क्लोज, और जो उन्हें क्लोज ले आएंगे और बन जाएगी वो लिक्विड, हमारा गैस से लिक्विड, देम क्लोज इनफ टू फॉर्म अ लिक्विड। तो इस तरीके से हमारे पेज नंबर 9 के सारे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, इंडेक्स क्वेश्चन। पेज नंबर 10 पे चलते हैं। तो पेज नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है, वाई डज अ डेजर्ट कूलर बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। डेजर्ट कूलर मतलब जो हमारा कूलर होता है, हॉट ड्राई डे के दिन क्यों बेटर होता है वो समझते हैं। अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे बिकॉज द रेट ऑफ एवापोरेशन इज हाइयर। जितना मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका इवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, और जब इवापोरेशन बढ़ जाएगा तो देखते हैं क्या होगा, इन ड्राई एयर देयर इज़ लेस मॉइस्चर। जो ड्राई एयर होती है उसमें मॉइस्चर कम होता है, मॉइस्चर कम हुआ तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा। सो वाटर फ्रॉम द कूलर इवापोरेट क्विकली। और जब जो वो वाटर कूलर है उसका जो पानी होता है वो ज़्यादा इवापोरेट क्विकली होगा, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर वो हाई है, हॉट ड्राई डे है। और जैसे ही इवापोरेशन फास्ट हुआ, ड्यूरिंग इवापोरेशन वाटर एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द एयर। जब इवापोरेशन होगा तो जो वाटर है ना वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरी जो सराउंडिंग है, जो कूलर का सराउंडिंग है उसमें से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, मेकिंग द एयर कूल। और जब हीट ही उसने एब्जॉर्ब कर ली है और वो इवापोरेट हो गया है तो बची हुई हीट हमें कूल कर देगी, मेक द एयर कूल, जो कूल हो जाएगी एयर। और दिस कूल एयर इज ब्लोन इनटू द रूम, और यही ठंडी हवा रूम में जाती है, गिविंग अ बेटर कूलिंग इफेक्ट। इस वजह से हमें ज़्यादा बेटर कूलिंग इफेक्ट आता है हॉट ड्राई डे के दिन। तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन। सेकंड वाले पे चलते हैं। अगला है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन अ अर्थन पॉट मटका बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। कहते हैं ना मटके में पानी रख दो तो ठंडा हो जाएगा पानी, क्यों होता है ऐसा। वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट मटका बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर ड्यू टू इवापोरेशन। भाई समर में इवापोरेशन होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो इसी वजह से वो क्या करता है, मटका जो सराउंडिंग है, मटके के जो आसपास का सराउंडिंग है ना, तो उसमें जितनी भी हीट है ना वो एब्जॉर्व कर लेगा और पानी इवापोरेट हो जाएगा, थोड़ा पानी इवापोरेट हो जाएगा। और जब वो हीट एब्जॉर्व होके वो पानी इवापोरेट हो गया है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि हीट तो एब्जॉर्व कर लिया पानी ने और वो इवापोरेट हो गया है, तो फिर बच जाएगा हमारा कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हीट तो हमने एब्जॉर्व कर लिया मटके ने। तो द वॉल्स ऑफ मटका आर पोरस। जो मटके की जो वॉल्स होती है ना वो पोरस होती है, उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, मीनिंग टिनी होल्स अलाउ वाटर टू स्लोली सीप आउट। स्लीप आउट मतलब वो खींच लेता है वाटर को, इवापोरेट हो जाता है। दिस वाटर ऑन द आउटर सरफेस। देखो जो मटके की आउटर सरफेस है ना, ये मटका जैसे कि ये मटका है, जो मटके की आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस पे ही
देखो मटका कैसे बनाया है, थोड़ा ऐसे। हाँ, तो मटके की जो आउटर सरफेस है ना, उस पे होल्स होते हैं, काफ़ी टीनी टीनी होल्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो वहीं से जो वाटर होता है वो इवापोरेट हो जाता है। तो यही तो लिखा है हमारा, दिस वाटर ऑन द आउटर सरफेस इवापोरेट व्हेन इट कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द हॉट एयर। यहाँ पे अच्छे से लिख नहीं रहा, हॉट एयर है। ड्यूरिंग इवापोरेशन वाटर एब्जॉर्ब हीट। जब, अब जैसे मैंने पहले बताया था वही लिख रहा है, जब इवापोरेशन होता है, जब वाटर इवापोरेट होता है तो एब्जॉर्ब हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द पॉट एंड द रिमेनिंग वाटर इनसाइड। जो बचा हुआ पानी हो जाता है, तो वो तो हीट तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, और हीट एब्जॉर्ब करके वाटर एवापोरेट हो गया है, और जो बची हुई हमारा वो वाटर होता है, रिमेनिंग वाटर, वो मेकिंग इट कूलर, वो कूल हो जाता है क्योंकि हीट तो एब्जॉर्ब कर ली है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड वाले पे चलते हैं। देखो कितने आसान, कितनी अच्छी लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे। तो ऐसे ही अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत आसान है। आवर पाम्स फील कोल्ड व्हेन वी पुट एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट बिकॉज ऑफ इवापोरेशन। क्यों? यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है, क्यों होता है। आवर पाल्म फील कोल्ड व्हेन वी पुट एसीटोन। जब हम एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम लगाते हैं तो हमें ठंडा ठंडा क्यों लगता है अपनी पाल्म में? बिकॉज ऑफ इवापोरेशन। यहाँ पे आंसर लिख दिया था, आवर पाल्म फील कोल्ड व्हेन वी, पाल्म मतलब पता है क्या होता है? पैरों के जो तलवे होते हैं हमारे, है ना। वैन वी पुट एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट बिकॉज ऑफ इवापोरेशन, क्योंकि इवापोरेशन होता है। दीज लिक्विड इवापोरेट क्विकली। ये जो लिक्विड हैं वो इवापोरेट, जल्दी इवापोरेट हो जाती हैं। एंड ड्यूरिंग इवापोरेशन दे एब्जॉर्ब हीट। और जब इवापोरेट होती हैं तो जो हमारे पैर में वो गर्मी होती है ना, हीट होती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है फ्रॉम आवर स्किन टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस। जब भाई इवापोरेट होगा तो लिक्विड से तो गैस में आ जाएगा, क्योंकि जो स्वेट है हमारी लिक्विड है, और वो गैस में इवापोरेट हो जाएगा। दिस हीट इज टेकन अवे फ्रॉम आवर पाल्म। ये हीट हमारी जो पाल्म है, हमारे पाल्म में से निकाल लेते हैं, मेकिंग इट फील कोल्ड। इससे हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। आसान था वो वाला क्वेश्चन। अब ये वाला तो देखो, इसमें तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप। सॉसर है, जो टी होती है हमारी, वो जल्दी ठंडी क्यों हो जाती है सॉसर में, रेदर देन अ कप? हम क्यों पी पाते हैं उसे, सिप क्यों कर पाते हैं जल्दी? क्योंकि वो उसका जो सरफेस एरिया है, सॉसर का जो सरफेस एरिया है वो कप से बहुत ज़्यादा होता है। और हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन में कि जितना सरफेस होगा उतना ही इवापोरेशन फास्ट होगा, और इवापोरेशन फास्ट है तो मतलब हमारा कूलिंग इफेक्ट आ रहा है। और जो कप होता है वो छोटा होता है, उसका सरफेस एरिया कम होता है, तो इसमें इवापोरेशन कम होगा। तो आंसर देखते हैं, वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप बिकॉज अ सॉसर हैज़ लार्जर सरफेस एरिया। जैसे कि बताया, द लार्जर सरफेस एरिया अलाउज फास्टर इवापोरेशन। इससे फास्टर इवापोरेशन हो रहा है ऑफ हीट विच कूल्स द लिक्विड मोर क्विकली। लिक्विड मतलब हमारी जिसमें एग्जाम्पल है ना टी और मिल्क, तो वही है, मोर क्विकली इन अ कप द सरफेस एरिया इज स्मॉलर सो इट टेक्स अ लॉन्गर टू कूल। जो कप होता है उसका सरफेस एरिया कम होता है, इस वजह से चाय को ठंडा होने में, दूध को ठंडा होने में टाइम लग जाता है। अगला देखो, वाई व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर। बहुत आसान है, लास्ट क्वेश्चन है इंडेक्स क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 1 का। इन समर वी शुड वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स। हमें क्या, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ वी शुड वियर इन समर। समर में कौन से तरह के क्लोथ्स पहनने चाहिए हमें? वी शुड वियर लाइट, हल्के कलर्ड क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ पहनने चाहिए, बिकॉज दे हेल्प अस टू स्टे कूल। इससे हमें ठंडा लगता है। क्यों लगता है? कॉटन क्लोथ्स ईजिली एब्जॉर्ब स्वेट। जो कॉटन क्लोथ है ना वो ईजिली स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम आवर बॉडी एंड एज द स्वेट इवापोरेट्स। और जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं उसमें से जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उसकी वजह से जो स्वेट है, जो पसीना है, वो आसानी से इवापोरेट हो जाता है। और हमने पता है जब हमारा पसीना इवापोरेट हो गया तो इवापोरेशन हो गया हमारा, तो हमारा कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा। इट टेक्स अवे। जब हमारा पसीना इवापोरेट होता है, जैसे हम गर्मी से खेल के आ रहे हैं और फिर आके बहुत पसीना कूलर में बैठ गए आके, जब हमारा पसीना इवापोरेट हुआ तो हमें क्या लगा? कूलिंग इफेक्ट लगा। तो इट टेक्स अवे अ कूलिंग इफेक्ट। तो गाइस इस तरीके से हमारे सारे इंडेक्स क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आई होप आपको सारे आंसर्स अच्छे लगे होंगे और आपको एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। तो इस वाले भी वीडियो में हमारे होते हैं इंडेक्स क्वेश्चन ख़त्म। तो इससे जो पिछली वीडियो, पहली वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें एक्सरसाइज पार्ट वो तो बहुत ही अच्छे से समझाए थे, उनके आंसर्स भी बहुत ही अच्छे थे। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। और जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी
उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो इसमें इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइजेस में नहीं दिए हैं, और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के उनके चांसेस हैं। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में वो बना दूंगा। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए